अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? सबका ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ जिस सीरीज़ के साथ बात करना चाहता हूँ वो ये है कि स्वीडन में रहते हुए आप फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, या हाउ टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन स्वीडन। एंड द प्रोसेस इज सेम आल्सो फॉर नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क, बट स्पेसिफिकली वी विल टॉक हेयर अबाउट हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्वीडन। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, फॉर्म डी की डिग्री करने के बाद हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, कितना एक्सपेंस आएगा, और किन किन मराहिल से गुजर कर हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो स्वीडन के अंदर फार्मासिस्ट बनना या नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क के अंदर फार्मासिस्ट बनना, ये कदरे अमेरिका और यूके की निस्बत कदरे आसान है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो हम आसानी से इन कंट्रीज़ में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, और हमारा कैरियर जो है वो भी एक ख़ास सिमत में इंटरनेशनल लेवल तक ग्रोथ कर सकता है विद इन अ ईयर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने, अगर फ़र्ज़ करें कि हमने फॉर्म डी कर ली है, हम फॉर्म डी के फाइनल ईयर में हैं, हमें ट्रांसक्रिप्ट भी मिल चुका है फॉर्म डी का, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम का। हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है, हमारे पास डिग्री है हमारे पास हमारी, और हमें यानी कि फार्मेसी काउंसिल से, पंजाब फार्मेसी काउंसिल से या पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से हमें हमारी ए कैटेगरी का नंबर भी मिल चुका है, यानी कि हम पाकिस्तान में भी एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुके हैं। तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता कि आप किसी भी कंट्री में फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। तो स्वीडन के लिए हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो स्वीडन में सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप कौन सा है। तो पहला स्टेप ही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, स्टेप वन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेप वन में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मैट्रिक है, आपकी एफएससी है, आपकी फॉर्म डी की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, आपने आगे की मास्टर्स एमफिल किया हुआ है उसकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट है, वट आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको आपने, जैसे ही आप लोग फ्री हो, आपने मैट्रिक और एफएससी आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवा लेनी है। और जो आपकी फॉर्म डी है, और अगर आपने उसके बाद एमफिल किया हुआ है या पीएचडी की हुई है वट लेकिन फॉर्म डी इनफ है। अगर आपने फॉर्म डी किया हुआ है तो आपने वो एचईसी से अटेस्ट करवा लेना है। मतलब एचईसी से आपकी सारी डिग्रीज अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और आईबीसीसी से भी सब कुछ आपका टेस्ट होना चाहिए। तो आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, हर चीज़ अटेस्ट हो जाएगी जब एचईसी से और आईबीसीसी से। तो आपने क्या करना है, आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से ये सारी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है। आपका पाकिस्तान का ये काम मुकम्मल हो जाएगा, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है। और जब फॉरेन मिनिस्ट्री से करवाएंगे तो फॉरेन मिनिस्ट्री से आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फार्मेसी काउंसिल का, वो भी अटैच्ड होगा। तो ये पाकिस्तान का एक स्टेप ख़त्म हो जाएगा आपकी डिग्रीज़ को टेस्ट करवाने का। जब आपकी सारी डिग्रीज अटेस्ट हो जाएंगी तो आपने इन सब की अच्छी सी फोटोग्राफ कह रहा हूँ, सॉरी, इसका अच्छा सा स्कैन भी करवा के अपने पास रखना है। और ये आपके बैकअप के लिए है कि आपके पास बैकअप में ये सारा स्कैन पड़ा हो। और दूसरा, आपने इनकी अच्छी सी ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड फोटो कॉपीज़ करवानी है दोनों तरफ से, बोथ साइड्स, फ्रंट एंड बैक साइड, डिग्रीज की भी और ट्रांसक्रिप्ट की भी। और फिर इनको नोटरी पब्लिक से अटैच करवाना है। नोटरी पब्लिक से अटैच करवाने के बाद आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोफिशेंसी बोर्ड स्वीडन को भेजने हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की इक्वलेंसी चेक करेगा कि वेदर इसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम देने के लिए या नहीं। तो आपने पाकिस्तान से जब सब कुछ अटैच करवा लिया, और उसके बाद फिर आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छी सी फोटो कॉपीज़ कराई बोथ साइड से, और उनको नोटरी पब्लिक से अटैच करवाया। और अटैच करवाने के बाद ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, तो आपने इस लिंक पे जाना है और यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके पास मैट्रिक, एफएससी, फॉर्म डी, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज, ये सारा कुछ साथ लगाना है अटैच करवा के। और कोशिश होती है यहाँ पे कि आप अपनी सीवी भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएं, कि आपका अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस है, आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है, आपकी कोई मार्केट एक्सपीरियंस है, आपका कोई फार्मेसी या रिटेल पे या हॉस्पिटल में कोई एक्सपीरियंस है, तो वो सारा कुछ इसके साथ लगा होना चाहिए।
और ये आपने फिर जो मैंने लिंक शेयर किया है, इस लिंक पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स DHL करवाने हैं या फेडेक्स करवाने हैं, यानी कि पोस्ट करने हैं। और मज़े की बात ये है कि इस स्टेप 1 की कोई फीस नहीं है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। इस पे 5 महीने भी लगते हैं कुछ लोगों को 8 महीने तक जवाब आता है। तो आप लोगों ने सब्र रखना है और अपने डॉक्यूमेंट्स का यानी कि इक्विलेंसी का काम जितना जल्दी हो सके उसको शुरू कर देना है, ताकि ये जो टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको एक डिसीजन मिल जाए कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट आफ्टर योर डॉक्यूमेंट्स इक्विलेंसी फ्रॉम स्वीडिश हेल्थ बोर्ड। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये है आपका कि आप लोग अगर फ्री हैं तो जितना जल्दी हो सके तो स्वीडिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दें। स्वीडिश लैंग्वेज मतलब आप हेल्थ बोर्ड के जरिए एग्जाम देंगे आगे फार्मासिस्ट का, या आपने स्वीडन में रहते हुए किसी और तरीके से यानी कि यूनिवर्सिटी के एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स के जरिए फार्मासिस्ट की तरफ जाना है, तब भी आपको स्वीडिश लैंग्वेज की ज़रूरत है ही है। स्वीडिश लैंग्वेज पास किए बगैर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते स्वीडन के अंदर। लेकिन ये स्वीडिश लेवल का वो लेवल नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल चाहिए। आपको स्वीडिश का वही लेवल चाहिए जैसे हमें उर्दू के साथ साथ इंग्लिश का लेवल चाहिए होता है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि स्वीडिश लेवल जो है यहाँ पे हमें 3 चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं कि स्वीडिश लेवल 3 क्या होता है। और यूरोपियन लेवल 1 तक आपको स्वीडिश आनी चाहिए, मतलब आप समझ सकते हो स्वीडिश को, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, इतना इनफ है। लेकिन इसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा एक अथॉराइज बॉडी के थ्रू, और उस ऑथोराइज बॉडी का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट कार्ड या उसका जो डिसीजन होगा वो आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तब साथ लगाना होगा। तभी आपको एज अ वैलिड रजिस्ट्रेशन मिलेगी कि इसको स्वीडिश पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है और ये समझ भी सकता है। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए स्वीडिश की तैयारी करना चाहते हैं तो स्वीडिश जो है एज सच पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट करवा नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे स्वीडन के और यूरोपियन ममालिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप पे करके स्वीडिश घर बैठे जूम पे ऑनलाइन सीख सकते हैं। लेकिन ये सीखने की हद तक सही है, आप किसी बॉडी को एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम सिर्फ आपने रजिस्टर्ड बॉडीज़ को ही देना है। स्वीडिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए देना है तो वो स्वीडिश एम्बेसी में कंडक्ट होता है। आप स्वीडिश एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, आप वहाँ पे कॉल करके देख सकते हैं, उनके लिंक्स चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे एग्ज़ाम्स की क्या डेट्स हैं। उस एग्ज़ाम्स को एक वैलिड माना जाता है जो आप स्वीडिश एग्ज़ाम एम्बेसी में देते हैं, वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के तहत वो एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को वैलिड माना जाता है। और अगर आप यहाँ स्वीडन में आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ऑथराइज्ड ही इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका एग्ज़ाम जैसे SFI है, यहाँ पे लोकल बॉडी एग्ज़ाम है या लोकल बॉडी के थ्रू जो आप एग्ज़ाम देते हैं वही वैलिड समझा जाता है। तो आपका पहला स्टेप था डॉक्यूमेंट्स की इक्विलेंसी करवाना, दूसरा स्टेप था आपने स्वीडिश एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। स्वीडिश एग्ज़ाम जो है वो आपको चाहिए, आपने जब भी रजिस्ट्रेशन आपने सारे एग्ज़ाम भी पास कर लिए हैं तब भी आपको स्वीडिश आनी चाहिए, तभी आप वैलिड रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स इक्विलेंसी का यानी कि हमारे पास पहला स्टेप था और दूसरा स्टेप हमने कौन सा किया, स्वीडिश लैंग्वेज की तरफ हमें जाना है, स्वीडिश लैंग्वेज को हमने पढ़ना है और उसकी तरफ जाना है। अब हम बात करते हैं कि फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या चाहिए होगा। फार्मासिस्ट की पढ़ाई से रिलेटेड जो हमने फॉर्म डी में पढ़ा है उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, उसकी कितनी फ़ीस होगी, कितना खर्चा होगा, उसके अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो स्वीडन में 2 तरह के ट्रैक्स हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए। दोनों के लिए 2 चीज़ें लाजमी थी जो मैंने आपको बता दी, एक डॉक्यूमेंट्स की इक्विलेंसी पहले से करवाई हो, दूसरा स्वीडिश एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी गई हो और स्वीडिश एग्ज़ाम को स्वीडिश लेवल 3 तक पास किया होना चाहिए। अब आगे जो फार्मासिस्ट की तरफ जाना है उसके 2 ट्रैक्स हैं, हमारे पास 2 ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक 1 है और एक ट्रैक 2 है। तो हम पहले ट्रैक 1 की बात करते हैं। ट्रैक 1 जो है ये कदरे आसान है क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिर्फ इसमें पैसे तब भरने हैं जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, और वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी पाकिस्तानी 18,000 रुपये है, तकरीबन 900 स्वीडिश क्रोना बनते हैं वो। तो तकरीबन 18,000 रुपये फ़ीस भरनी है, वो भी तब जब आप सारा कुछ कर चुके हों, सारे एग्ज़ाम दे चुके हों, और उसके बाद आपने वो फ़ीस भरनी है, वो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो ट्रैक 1 की पहले बात करते हैं। तो ट्रैक 1 जो है उसके अंदर स्वीडिश
कंपलसरी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वीडिश एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी है। लेकिन इस ट्रैक के अंदर अगर आपने सारे एग्ज़ाम पास कर लिए हैं तो उन एग्ज़ाम्स के साथ साथ आप स्वीडिश एग्ज़ाम जो है या स्वीडिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से पहले भी जमा करवा सकते हैं। मतलब आपके पास टाइम होगा कि आपने स्वीडिश एग्ज़ाम करते करते एंड तक चले गए हैं और उस गैप में मतलब आपने फार्मेसिस्ट के जो सारे एग्ज़ाम्स थे उसमें 1 साल या 2 साल लगाए हैं। उन 2 साल के अंदर भी आपके पास मौका होगा कि आप 2 साल के अंदर अंदर वो स्वीडिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम पास कर लें। तो सबसे पहले स्वीडिश कंपलसरी है। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है हमारे पास लैंग्वेज। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लैंग्वेज पे कितना खर्चा होगा, लैंग्वेज कैसे होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की एम्बेसी से करते हैं, यानी कि जो स्वीडिश एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो तकरीबन 40,000 रुपये बनती है पाकिस्तानी। ठीक है, तो तकरीबन 2,000 स्वीडिश करोना बनते हैं। स्टॉकहोम टेस्ट होता है वो एम्बेसी के अंदर होता है। और अगर आप स्वीडन में हैं ऑलरेडी तो स्वीडन में रहते हुए अगर आपका पर्सनल नंबर बन चुका है, यानी कि यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं सिटीज़न के तौर पे या एज ए रजिस्टर्ड हैं, आपका पर्सनल नंबर किसी भी काम के तहत, वर्क परमिट के तहत या स्टूडेंट के तहत ऑलरेडी बन चुका है, अगर आप स्वीडन में हैं पहले से, तो आपके लिए ये कोई फीस नहीं होगी, क्योंकि आपके पर्सनल नंबर के तहत आप किसी भी कम्यून के स्कूल में पढ़ सकते हैं, जिसको हम स्वीडिश लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स करते हैं, SFE हम उसको पढ़ते हैं, ये आई पढ़ते हैं हम अपनी ज़बान में, यहाँ पे स्वीडिश में आई को ई पढ़ा जाता है। तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम वहाँ से उनके थ्रू दे सकते हैं जो यहाँ पे माना जाता है, और उसका रिजल्ट आप साथ लगा सकते हैं। तो उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए देना चाहते हैं स्वीडिश एम्बेसी में, तो वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के तहत स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है स्वीडिश एम्बेसी के अंदर। तो उसकी फ़ीस तकरीबन 2,000 स्वीडिश करोना है, तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी होता है। और उसकी बाकायदा तैयारी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, फ़ी पे कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ आके अगर आपको स्वीडिश पर्सनल नंबर मिल जाता है तो आपकी उधर की भी कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ आके वो फ़ीस माफ़ हो जाएगी और उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोकल कम्यून स्कूल के तहत या स्वीडिश लैंग्वेज फॉर फॉरेन इमिग्रेंट्स के तहत यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट ट्रैक 1 में जो हेल्थ अथॉरिटी प्रोसेस है हमारे पास, ट्रैक 1 वाला, उसकी हम बात कर रहे थे। तो हमने डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएशन की बात की, डॉक्यूमेंट्स इक्विवेलेंसी हमने कर ली, हमने स्वीडिश लैंग्वेज एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने जो पहला काम था कि मैंने आपको बताया, गाइड किया कि आप स्वीडिश लैंग्वेज कहाँ से पढ़ सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और स्वीडन में अगर हैं तो वहाँ पे आते हुए कहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो एक फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम उसको कहा जाता है। ट्रैक 1 में सबसे पहले उसको फार्मेसी एग्ज़ाम भी कहा जाता है। अब इस फार्मेसी एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने फॉर्म डी में पढ़े हैं, उसमें क्लिनिकल फार्मेसी भी है, उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी भी है, उसमें बायोफार्मास्यूटिक्स भी है, फार्मास्यूटिक्स भी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है। जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हैं। वो फार्मेसी का एक कंबाइंड MCQ टाइप एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम आपने ये पास करना है। जो दूसरा एग्ज़ाम है वो आर्टिकल बेस्ड होता है। आर्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम ये होता है कि फार्मेसी से रिलेटेड जो है कोई सा भी आपको रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल दे दिया जाता है, और उसके अंदर उस रिसर्च आर्टिकल को आपने पढ़ना होता है, रीड आउट करना होता है, और रीड आउट करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसको आपने आंसर किया जाता है, इसको एवेलुएट किया जाता है। मतलब आपको एक पेपर दे दिया गया और उस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, और जैसे हम पाकिस्तान में NTS के एग्जाम देते थे तो एक पैराग्राफ आता था, उस पैराग्राफ के अंदर से हम क्वेश्चन दिए होते थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम उसी पैराग्राफ में से ढूंढते थे, और उसको फिर जिस तरह से हमें समझ आता था, ये जो हमारी एबिलिटी होती थी उसके तहत हम उसको क्या करते थे, बयान करते थे और उसको हम बताते थे। सिमिलरली यहाँ पे एक रिसर्च आर्टिकल दे दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसके अंदर से क्वेश्चन होंगे और उसको आपने आंसर करना होगा। ये आपका दूसरा एग्जाम हो जाएगा। तीसरा जो आपका एग्जाम है वो है आपका रियल टाइम एग्जाम। रियल टाइम एग्जाम में ये होता है कि आपके पास कोई सा भी पेशेंट या कोई सा भी डमी मेल या फीमेल भेज दिया जाता है, और वो डमी मेल या फीमेल अपने आप को पेशेंट जाहिर करता है और वो आपसे क्वेश्चन करता है, और आप रियल टाइम में देखा जाता है कि आप उसको एज अ फार्मासिस्ट कैसे डील करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज एग्जाम इसको हम कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज एग्जाम एज अ फार्मासिस्ट। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद आपने 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। बेसिकली ये 1500 घंटे बनते हैं, ये 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है,
आपने इसको ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है, फिर ड्रग लॉ का एक एग्ज़ाम देना होता है। ड्रग लॉ का एग्ज़ाम देने के बाद आपने ये सारे एग्ज़ाम दे दिए, कंप्लीशन कर ली, आपके पास रिजल्ट आ गया। अपने लैंग्वेज के एग्ज़ाम पास करना है, और लैंग्वेज का एग्ज़ाम अगर आपने पास किया हुआ है ऑलरेडी तो उसका सर्टिफिकेट साथ लगाएं, इन सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट साथ लगाएं। और आप क्या करें, अपने लाइसेंस की फ़ीस भरें 900 एससी के, मतलब पाकिस्तानी 18,000 रुपये तकरीबन, और आप लाइसेंस के लिए एज अ फार्मासिस्ट अप्लाई कर दें, तो आप यहाँ पे स्वीडन में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब जो ट्रेनिंग आप ये जो 5 मंथ के दरमियान में 5 मंथ की ट्रेनिंग करनी है, ये जो ट्रेनिंग है ये पेड भी हो सकती है और विदाउट पे भी हो सकती है। मतलब कुछ फार्मेसी चेन्स ऐसी हैं जो आपको उस ट्रेनिंग के पैसे भी देती हैं, पेड करती हैं। अगर पैसे नहीं देती तो वो कम से कम आपको ट्रैवल के एक्सपेंस पे कर देती हैं, या आपकी जो रेजिडेंसी या अकोमोडेशन है उसका एक्सपेंस पे कर देती हैं। तो आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं इस इंटर्नशिप के दौरान भी, और फिर बाद में आपकी वो ट्रेनिंग जो है वो आपको आगे काम आती है। आप जो फार्मासिस्ट बन जाते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक ट्रैक ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि ट्रैक 1 में जो था हमने क्या किया, ये सारा कुछ हमने सीखा कि हमने डॉक्यूमेंट्स की प्रोफिशेंसी इक्विलेंसी करवाई। उसके बाद हमने स्वीडिश एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी। स्वीडिश एग्ज़ाम्स की तैयारी के बाद हमने ट्रैक 1 में ही रहते हुए हमने फार्मेसी का एग्ज़ाम दिया, आर्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम दिया, रियल टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज का एग्ज़ाम दिया। इसके बाद हमने इंटर्नशिप की, ड्रग लॉ का एग्ज़ाम दिया, और फिर हमने फ़ीस पे करके 900 एससी के हमने फ़ीस पे करके फार्मेसी एग्ज़ाम्स की तरफ हम चले गए, लाइसेंस एंड बिकम्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अब मैं आपको ट्रैक 2 के बारे में बताऊंगा। ट्रैक 2 इज़ क्वाइट कॉस्टली, क्योंकि ट्रैक 1 जो था उसमें आपने किसी जगह पे भी कोई भी फीस नहीं भरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट था। सिर्फ आपने जब रजिस्ट्रेशन की तरफ गया तब भी आपने पाकिस्तानी 18,000 स्वीडिश 900 एससी के ही सिर्फ पे किया। बाकी सारे ट्रैक में किसी भी चीज़ की कोई भी फीस नहीं थी। एग्जाम्स के हवाले से बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप वीज़ा लगवाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे, टिकट करेंगे, यहाँ आके रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ खर्चा तो आपका होगा, लेकिन एग्जाम्स के लिहाज से अगर एज अ फार्मासिस्ट बनने की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ट्रैक 1 में किसी भी किस्म की कोई भी फीस नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो इट्स बेटर कि आप जैसे ही फॉर्म डी करें, आप फ्रेश होते हैं बिल्कुल, आपका सारे सब्जेक्ट्स आपको जानते होते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके इस ट्रैक की तरफ आने की कोशिश करें। नॉर्वे में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और मिस्री यानी कि इजिप्शियन लोगों की, लेकिन स्वीडन में अभी भी बहुत जगह है, आप बहुत जगह पे फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी आप फार्मासिस्ट का फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके हाथ में जॉब होगी इंशाल्लाह। इधर इतनी यानी कि कैपेसिटी है अभी फार्मासिस्ट की कि आप फार्मासिस्ट का लास्ट एग्जाम दे रहे होंगे और आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी ऑलरेडी जॉब के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रैक 2 की, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। ट्रैक 2 जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस तरह से क्योंकि इसमें स्वीडिश तरीकाकार की तरह पढ़ना भी पड़ेगा आपको, और इट्स बिट्स कॉस्टली। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो ज़्यादा पे कर सकते हैं, ज़्यादा जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब आपने फॉर्म डी कर लिया, आपने सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि इसमें स्वीडिश लैंग्वेज को जो एग्ज़ाम है वो आपका पहले से पास होना चाहिए। जो ट्रैक 1 था उसमें आपको पास रजिस्ट्रेशन से पहले तक मौका था कि आप एंड तक जाएं और एंड तक आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और उसको एंड रजिस्ट्रेशन से पहले पहले तक आपने पास करना होता था। लेकिन जो जो ट्रैक 2 है इसमें स्वीडिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स के बाद, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंसी है उसके बाद स्वीडिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपका पहले से पास होना चाहिए ट्रैक 2 में आने के लिए। जब आपकी ये दोनों चीज़ें पहले से होंगी तो तीसरी चीज़ आपके ये है कि यहाँ पे एडिशनल कोर्स करवाया जाता है फार्मेसी का, यानी कि आपने फॉर्म डी की हुई है और फॉर्म डी के बाद एडिशनल कोर्स करवाया जाता है। उस एडिशनल कोर्स के तहत क्या होता है, उसके आप एडमिशन ले सकते हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में। एक यूनिवर्सिटी ऑफ उपसाला है, ये एक फार्मेसी का फॉर्म डी का एडिशनल कोर्स करवाती है, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ गोतमबर्ग है, ये भी एडिशनल कोर्स करवाती है। तो यहाँ पे हमने दाखला लेना होता है, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, और लिमिटेड सीट्स के बाद ये ऑन कैंपस होता है, यानी कि आप घर से बैठ के नहीं इसको कर सकते। उपसाला जो यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन करवाती है, और जो गोतमबर्ग यूनिवर्सिटी है वो ऑन कैंपस करवाती है ये कोर्स। और इसकी जो फीस है वो तकरीबन 2,20,000 स्वीडिश क्रोना है, 1 साल की फीस।
और ये तकरीबन पाकिस्तानी 40 से 50 लाख रुपए बनता है। ठीक है, आपने इस यूनिवर्सिटी से ये एडिशनल कोर्स करने हैं, इसके बाद 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन की तरफ चले जाना है। यानी कि आपने जो एग्ज़ाम वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रैक 1 में देखी वो आपने नहीं देना, आपने ये एडिशनल कोर्स पढ़ने हैं। इस कोर्स करने के बाद आपने वही 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है, इंटर्नशिप करनी है और इंटर्नशिप के बाद आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन की तरफ चला जाना है। तो ये इस तरह से हमारे पास आता है। अब हमारे पास ये ट्रैक 1 और ट्रैक 2 मैंने आपको दोनों बता दिए। अब कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स जो आपके जहन में होंगे ऑलरेडी कि ये आंसर्स कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा सबको यही मशवरा है कि आप लोग जैसे ही फॉर्म डी की डिग्री करें तो 2 काम फ़ौरन से शुरू कर दें। दोनों बेटर रहेंगे। एक डिग्रीज की अटेस्टेशन जो मैंने आपको बताया कि आईपीसीसी से और एचईसीसी से, सॉरी एचईसी से और फॉरेन मिनिस्ट्री से, ये तो आप फॉरेन करवा लें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्वीडन में आते हैं या किसी भी और कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे चाइना ही जाना चाहते हैं, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन तो आपकी होनी ही चाहिए ऑलरेडी। तो आपको वो हर जगह काम आएगी। तो ये तो आप सबसे पहले काम करवाएं। दूसरा काम, स्वीडिश लैंग्वेज की तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने फार्मासिस्ट स्वीडन में बनने के लिए आना है तो स्वीडिश लैंग्वेज की तैयारी शुरू कर दें। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी डिफरेंट कंट्रीज़ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए और आपको प्रायोरिटी की बेसिस पे रखा जाएगा, वो 2 चीज़ें हैं। एक, या तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सा भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हो, जैसे आइल्स है, और वो जो आइल्स है वो तकरीबन 6.5 बैंड्स के साथ आपने पास किया हो। तो ये एक अच्छी हैबिट भी होगी और आपका ये जो टेस्ट है वो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स हासिल करने के लिए आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। तो ये 3 काम तो मस्ट हैं। आप जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन करें, अपनी फॉर्म डी की डिग्री करें, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आपकी एजुकेशन, यानी कि कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि फार्मासिस्ट के लिए कितनी सीजीपीए होनी चाहिए स्वीडन में अप्लाई करने के लिए, या अगर जिनका एनुअल सिस्टम है तो उनके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसा स्वीडन में कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑन द सेफ साइड आपके आपके जो सीजीपीए है वो, सॉरी, एनुअल अगर बेस्ड है तो आपके मार्क्स जो हैं वो तकरीबन 50% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर सीजीपीए है तो वो भी 60% से अबव होनी चाहिए, यानी कि सीजीपीए 3+ होनी चाहिए। और अगर 60% प्लस मार्क्स हों तो फॉर्म डी में, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड नॉर्वे। किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, स्वीडन में जो आपको फार्मासिस्ट का लाइसेंस बनता है, ये नहीं है कि 2 साल बाद आपने दोबारा से फ़ी करनी है, दोबारा से एग्जाम देना और दोबारा से इसके लिए अप्लाई करना है। अगर आपको एक दफ़ा लाइसेंस मिल जाता है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं, देन यू कैन हैव योर लाइसेंस फॉर योर होल लाइफ। आप पूरी ज़िंदगी के लिए वो लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से जॉब छोड़ के पाकिस्तान भी 10 साल के लिए चले जाते हैं और फिर वापस आके जॉब करना चाहते हैं, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल अगेन हियर, बिकॉज यू हैव द लाइसेंस फॉर द लाइफ टाइम। और अगर आपको स्वीडन पसंद नहीं आता फार्मेसी एज अ फार्मासिस्ट यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 3 साल जॉब करें और 3 साल के बाद आप फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में जाके जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब पेज भी अच्छी हैं और स्वीडन में भी बहुत अच्छी पेज हैं। और पेज कितनी है, किस हिसाब से मिलती हैं, क्या चक्कर होता है इसका, वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। दूसरा, यहाँ पे जो लाइसेंस है उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं पड़ती, अनलेस आपने कोई सेफ्टी रूल ना तोड़ा हो, यहाँ के लॉज को ऑफेंस ना किया हो। ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो है, जो मैंने आपको बता दी, आपने फॉर्म डी करने के बाद कि सबसे पहले क्या क्या काम करने हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन करवानी है, टेस्टेशन करवानी है, इक्विवेलेंसी करवानी है, अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं या जिस मुल्क में एज अ फार्मासिस्ट जाना चाहते हैं वहाँ से। खास तौर पे ये स्वीडन के हवाले से हमने सारी बातें की। इसके बाद आपको मैंने कहा कि आप आइल्स का एग्ज़ाम दें और साथ स्वीडिश लैंग्वेज की तैयारी शुरू कर दें। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट 4 साल तक काम करते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है। पीआर का मतलब है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे स्वीडन में। और परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आप 1 साल और स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप, यानी कि यहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है स्वीडन में ईजिली। ठीक है। और यहाँ पे फार्मासिस्ट क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट एज अ रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, हर जगह पे काम कर रहे हैं।
ठीक है। अगर आपका फार्मासिस्ट का तजर्बा यहाँ पे 3-4 साल से ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ पे फार्मासिस्ट के रोल से ऊपर एक और रोल होता है जिसको हम कहते हैं फार्मेसी मैनेजर। तो आप फार्मेसी मैनेजर में आ जाते हैं और फार्मेसी मैनेजर यहाँ पे फार्मासिस्ट प्लस एडमिन के रोल भी अदा कर रहा होता है और ऑफ कोर्स उसकी सैलरी भी हाई होती है और वो पूरी फार्मेसी या पूरी चेन को आगे लेके चल रहा होता है। नेक्स्ट, अगर आपने अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि अगर आपने प्रोफिशेंसी करवा ली है तो क्या उसकी कितनी देर, यानी कि आपने इक्विलेंसी करवा ली है स्वीडन से, तो उसकी कितनी देर तक, यानी कि इक्विलेंसी ज़ाया तो नहीं हो जाएगी, या उसके कितने अरसे बाद आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक दफ़ा अगर आपने फार्मेसी स्वीडन से अपने डॉक्यूमेंट्स की इक्विलेंसी करवा ली है, प्रोफिशेंसी टेस्ट करवा लिया है, इक्विलेंसी करवा ली है, देन आप उसके बाद 2 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, 3 साल बाद आपका मूड बन जाता है स्वीडन में आने का, 4 साल बाद आपका फार्मासिस्ट के एग्जाम देने का मूड बन जाता है। इट्स ऑल अप टू यू। तो इक्वलेंसी आप करवा लें यहाँ से पहले से। अब आते हैं डिफरेंट तरह की एक्सपेंसेस की तरफ कि अगर हम ट्रैक 1 पे चलते हैं तो तकरीबन कितना एक्सपेंस आ जाएगा और ट्रैक 2 पे चलते हैं तो कितना एग्जाम एक्सपेंस आ जाएगा। तो ट्रैक 1 पे अगर चलते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आपका सारा खर्चा मिला के, यानी कि आपके आने का, आपके रहने का और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो सारा मिला के भी तकरीबन 1 लाख करोना बन सकता है। मेरा अंदाज़ा आइडिया है। अगर आप कितने शेड जगह पे रहते हैं, अपनी अकोमोडेशन कैसे रखते हैं, यहाँ पे आके तैयारी करते हैं, तो 1 लाख स्वीडिश करोना, और 1 लाख स्वीडिश करोना इज इक्वल टू मतलब तकरीबन पाकिस्तानी ये बन जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तकरीबन 19 के साथ, 1 लाख मल्टीप्लाई 19 और तकरीबन 1 लाख स्वीडिश करोना तकरीबन 18 से 19 लाख बनता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर इंक्लूडेड क्या क्या होगा। इसके अंदर ट्रैवल भी है, वीज़ा भी है, अकोमोडेशन भी है, आपका फूड भी है, आपका स्टे भी है। यानी कि ये मैंने बहुत ओपन खर्चा बताया है ये। हालांकि इस पूरे ट्रैक में अगर आप खुद से आना चाहते हैं और आप आपके रहने टिकट, ट्रैवल, अकोमोडेशन के खर्चे को इंक्लूड नहीं करना चाहते तो सिर्फ 18,000 रुपये खर्चा है। ठीक है। और अगर आप इस सब को ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो तकरीबन 1 लाख स्वीडिश करोना लग सकता है आपका पूरा 1 साल का। नेक्स्ट, ट्रैक 1 जो है ये बहुत ज़्यादा आसान है और सस्ता भी है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ट्रैक 2 जो है इसमें आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है जारी से, उसी की फ़ीस तकरीबन मैंने आपको बताया कि 2,40,000 रुपये उसकी प्रोग्राम की 1 साल की सिर्फ फ़ीस है स्वीडिश में। 2,40,000 स्वीडिश करोना सिर्फ उसकी फ़ीस है। इसके अलावा आपका ट्रैवल भी है, वीज़ा भी है, अकोमोडेशन भी है, फूड भी है। ठीक है। तो ये तकरीबन तकरीबन 70 लाख पाकिस्तानी बन जाते हैं इस सारे ट्रैक में, ट्रैक 2 में। और ये कॉस्टली भी है, टफ भी है थोड़ा सा। वो कोर्स जो 1 साल का आपने पढ़ना है वो कोई आसान नहीं है, उसको पास करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद टफ ट्रेनिंग भी है। अब हम आ जाते हैं कि स्वीडन में फार्मासिस्ट की सैलरीज कितनी है, स्वीडन में फार्मासिस्ट कितना कमाता है। तो अगर हम ईयरली एनुअल सिस्टम के तहत देखें तो तकरीबन 500 स्वीडिश करोना, 500,000 स्वीडिश करोना सॉरी, आप कमाते हैं 1 साल के अंदर। 500,000 यानी कि 400 to 500,000 पर ईयर आप कमा रहे होते हैं। और ये पाकिस्तानी पर मंथ देखें तो तकरीबन ये 6 से 7 लाख एक माह में आप स्वीडन में कमा रहे होते हैं। पाकिस्तानी 6 से 7 लाख कमा रहे होते हैं। इस सैलरी के ऊपर आपका जाहिर सी बात है आपको टैक्स भी देना पड़ता है और 33% है टैक्स की रेशियो आपके पास सैलरी के ऊपर। और जो ट्रैक 1 है इसमें कम टाइम लगता है क्योंकि आप एग्ज़ाम अगर आपने एक पास कर लिया तो दूसरा बाद में फ़ौरन से दे सकते हैं, तीसरा फ़ौरन से दे सकते हैं, चौथा फ़ौरन से दे सकते हैं और फिर इंटर्नशिप करें और ट्रैक में आ जाएं। यानी कि आपके ऊपर है, आपकी क्वालिफिकेशन, आप कितनी जल्दी इस ट्रैक को लेके जाना चाहते हैं उतनी जल्दी आप कर सकते हो। मतलब 1 से 2 साल के अंदर विदिन हो जाएगा अगर आप केपेबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, वाकई आप पूरी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो फ़ौरन से हो जाएगा। और दूसरा है हमारे पास ट्रैक 2। तो ट्रैक 2 में लोगों को 2 से 5 साल भी लग जाते हैं, तो क्योंकि स्वीडिश एग्ज़ाम उसके लिए मस्ट है कि पहले से होना चाहिए। तो स्वीडिश एग्ज़ाम पास करते करते ही लोग 1 से 2 साल लगा देते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट कार्ड होगा तो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा ना। तो 2 से 5 साल उसमें लग सकते हैं ट्रैक 2 के अंदर। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की कुछ समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ का पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें,
इसको लोगों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था हाउ टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन अमेरिका यूएसए, उसकी वीडियो मेरी लिंक्स में मौजूद है। आप मेरी वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं कि अमेरिका में फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं। और आज मैंने आपको पूरा गाइड किया कि हम स्वीडन में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, या कुछ भी और क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात।